दोस्तों आज 13 अप्रैल 1919 का दिन है। ये दिन भारतीय इतिहास का एक काला दिन है क्योंकि आज ही के दिन इतिहास में एक ऐसी घटना घटी जिस घटना ने मानवता को तार तार कर दिया। जिस घटना को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। दोस्तों हम और आप भले ही आज एक स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हों, लेकिन एक दौर ऐसा भी था कि जब हिंदुस्तानियों पर जुल्म सितम अत्याचार बरसाए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा। ये आज़ादी जिस पर हम और आप जी रहे हैं, ये आज़ादी इतनी सस्ती नहीं है। इस आज़ादी के लिए हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आइए आज बताते हैं कहानी आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड की, बिल्कुल शुरू से। पूरी कहानी को समझते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। दोस्तों सबसे पहले आप जानेंगे 1919 1919 का ये जो वर्ष था, ये भारत में एक ऐसा दौर चल रहा था जब ब्रिटिश सरकार भारतीय क्रांतिकारियों से हिली हुई थी। 1919 में भारत में अत्यंत सोचनीय और असंतोष का वर्ष माना जाता है क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियां इतनी बढ़ चुकी थीं कि अंग्रेजों के नाक में क्रांतिकारियों ने दम कर दिया था। यहां तक कि भारत के वायसराय के ऊपर बम मारने की घटनाएं जैसी घटनाएं इस दशक में आम हो चुकी थीं। परिणाम, इन क्रांतिकारियों पर नियंत्रण स्थापित करना अब अंग्रेजों का पहला मोटिव हुआ करता था, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि देश में फैल रही राष्ट्रीयता की भावना तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटेन को अब शक्ति की आवश्यकता थी। किसी भी तरह से अंग्रेज अब ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहते थे जिसके तहत वो क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन कर सकें, कुचल सकें। नतीजा, इसी संदर्भ में सरकार ने सर सिडनी रोलेट की नियुक्ति की, जिन्हें इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहां तक फैले हुए हैं और उनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी को ये काम दिया गया कि आप समीक्षा करें कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले कहां कहां तक फैले हैं और इन्हें किस प्रकार से रोका जा सकता है। यह काम सर सिडनी रोलेट को दिया गया। इस कमेटी ने अपने ही नाम पर एक कानून पेश कर दिया, जिस कानून को रोलेट एक्ट कहा गया। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में सर सिडनी रोलेट की समिति ने जो सिफारिशें की उसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया और 1919 में भारत एक कानून आया जिसे रोलेट एक्ट कहा गया। इस कानून के तहत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील हुआ करते थे। ये न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर सकता था जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं थे। मतलब इस न्यायालय में अब वो साक्ष्य भी मान लिए जाएंगे जो विधि के तहत मान्य नहीं होंगे। इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं अपील नहीं की जा सकती थी। अगर इस न्यायालय ने कोई फैसला दिया तो इसके विरुद्ध कहीं और जगह पर आप अपील नहीं कर सकते। न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों का बिना वारंटी के तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकारों को रद्द करने आदि की असाधारण शक्तियां दे दी गई। मेरे प्यारे बच्चों, इस कानून को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। सरकार को अब यह कानून इतनी शक्ति दे रहा था कि बिना वारंटी के सरकार तलाशी ले सकती थी, गिरफ्तारी कर सकती थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकारों को रद्द करने की शक्तियां सरकार को इस कानून के तहत मिल रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कानून था, रोलेट एक्ट जो था, ये कानून माना जाता है कि ये कानून युद्ध काल के लिए ठीक था। आप जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था 1914 से 1918। वर्ल्ड वार के दौरान ये कानून लागू कर देते तो इस कानून का भारतीय विरोध न करते, क्योंकि युद्ध काल में यह कानून ठीक था। युद्ध काल में तो यह विधेयक उचित माना जा सकता था, किंतु शांति काल में यह विधेयक पूर्णतः अनुचित था। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। मेरे प्यारे, भारतीय लोगों ने इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का काला कानून कहा, काला कानून। विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रही थी, ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी रोलेट एक्ट को जनता के सम्मुख पेश कर दिया, जिसे भारतीयों ने अपना घोर अपमान समझा। 1918 में वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो वर्ल्ड वार समाप्त होने के पश्चात हमारी ये उम्मीद थी कि अब अंग्रेज भारतीयों के हित में कानून लेकर आएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना हुआ। अंग्रेजों ने जस्ट इसका अपोजिट रोलेट एक्ट पेश कर दिया, जिस चीज को भारतीयों ने पूरी तरह से अपने विरोध में अपना अपमान ही माना था। अपने पूर्ववर्ती अभियानों में अदम्य साहसी हो चुके गांधी जी ने फरवरी 1919 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि महात्मा गांधी
देश के वो चेहरा थे जिस चेहरे पर पूरा देश आंख बंद करके विश्वास करता था। नतीजा, अब गांधी जी का ही दायित्व था कि इस काले कानून के खिलाफ प्रदर्शन करना, काले कानून का विरोध करना। नतीजा, गांधी जी 1917 से ही आप जानते हैं चंपारण आंदोलन सफल आंदोलन रहा। नतीजा, शुरुआती आंदोलन गांधी जी के सफल रहे, जिससे गांधी जी का मनोबल अब बढ़ चुका था। परिणाम, गांधी जी ने फरवरी 1919 में रोलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया कि हम इस काले कानून का पूरे देश में विरोध करेंगे, इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। किंतु संवैधानिक प्रतिरोध का जब सरकार पर कोई असर नहीं हुआ, तब गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया। पहले तो गांधी जी इस तरह से विरोध कर रहे थे कि अंग्रेज इनकी बातों को माने और बातों को मानकर इस कानून को वापस लें। लेकिन जब इस पर कोई भी ज्यादा अंग्रेजों की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली, तब गांधी जी ने कहा कि फिर अब हम सत्याग्रह करने पर मजबूर होंगे। गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह प्रारंभ करना था वो 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ किया जाना था, लेकिन प्रारंभ करने की जो तिथि थी इसमें हो गई लोगों को गलतफहमी, और लोगों को गलतफहमी हुई। नतीजा, पूरे देश में इस आंदोलन ने एक हिंसात्मक रूप ले लिया। कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, अहमदाबाद आदि स्थानों पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। इस काले कानून के खिलाफ जबरदस्त विरोध हुआ पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन इन बड़े शहरों में ऐसी हिंसा देखने को मिली जिस हिंसा को अंग्रेज नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। नतीजा, हिंसा का जो सबसे खतरनाक रूप देखने को मिला वो देखने को मिला पंजाब में। पंजाब क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था। नतीजा, पंजाब में परिस्थितियां अत्यंत विस्फोटक हो गईं। भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों के थानों को आग लगाई जाने लगी, अंग्रेजों को पकड़ पकड़ कर मारा जाने लगा, अंग्रेजों के शस्त्रागार लूटे जाने लगे। नतीजा, एकदम विस्फोटक परिस्थितियां देखने को मिलती पंजाब में। 9 अप्रैल 1919 को राष्ट्रवादी नेता सैफुद्दीन किचलू, पंजाब के दो बड़े लीडर थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, 9 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये लीडर थे, लीड कर रहे थे। नतीजा, इन लोगों को अंग्रेजों ने किया गिरफ्तार 9 तारीख को। और मेरे प्यारे बच्चों, विरोध प्रदर्शन इस कदर जबरदस्त चल रहा था कि उसने एकदम भयंकर हिंसात्मक रूप ले लिया। जल्द ही विरोध प्रदर्शन ने एक हिंसात्मक रूप लिया। दंगे में 5 अंग्रेज भी मारे गए। हिंदुस्तानियों के द्वारा अंग्रेजों को मारा जा रहा है, अंग्रेजों के द्वारा हिंदुस्तानियों को मारा जा रहा है। 5 अंग्रेजों को मार दिया गया। और मार्शेला शेरवुड, एक अंग्रेज ब्रिटिश मिशनरी महिला थी जो साइकिल पर जा रही थी, लोगों ने उसे पकड़कर पीट दिया। आप जानते हैं कि भारत में ईसाई मिशनरियां आई थी भारतीय लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए, और एक ईसाई महिला जिसका नाम मार्शेला शेरवुड था साइकिल पर जा रही थी, हिंदुस्तानियों के द्वारा उसे पीट दिया जाता है। क्षेत्र में मार्शल कानून लागू करने एवं स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को सौंपी गई। स्थितियां इस कदर बिगड़ रही हैं कि अंग्रेज इसको काबू नहीं कर पा रहे। नतीजा, एक अंग्रेज अधिकारी था, आप इसका नाम विशेष रूप से याद रखेंगे, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। अब डायर को जिम्मेदारी दी गई कि परिस्थितियों को नियंत्रित करो, शांति कायम करो और पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। 13 अप्रैल 1919 का दिन था। डायर ने एक घोषणा जारी कर दी और कहा कि लोग शहर से बाहर नहीं जाएंगे और एक समूह में 3 लोगों से अधिक लोग जुलूस, प्रदर्शन या सभाएं नहीं करेंगे। 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के द्वारा यह घोषणा की जाती है कि एक जगह पर 3 लोगों से ज्यादा समूह, जुलूस, प्रदर्शन नहीं होगा। लेकिन 13 अप्रैल 1919 का ही दिन था जब पंजाब में बैसाखी का त्योहार था, और बैसाखी के त्योहार में भीड़ इकट्ठा थी। कहां पर? जलियांवाला बाग में। मेरे प्यारे बच्चों, अब उस भीड़ में बच्चे थे, बूढ़े थे, नौजवान थे, हर वर्ग, हर समूह, हर प्रकार के लोग थे। लोगों को डायर की इस घोषणा का पता नहीं चल पाया, क्योंकि आप जानते हैं पहले प्रिंट मीडिया ही ज्यादातर हुआ करती थी, डिजिटल मीडिया नहीं थी। नतीजा, समाचार को पहुंचने में लोगों तक समय लगता था, लोगों को इसकी पूरी जानकारी थी ही नहीं। लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए और काले कानून का प्रदर्शन चल ही रहा था, विरोध चल रहा था, लोग, मेले का भी आयोजन था, लोग वहां पर आए थे, पूरी तरह से घटना से अनभिज्ञ थे। लेकिन जब इतनी भारी मात्रा में भीड़ जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गई तो जनरल डायर ने इसे अपना अपमान माना। जनरल डायर को लगा कि ये मेरी आज्ञा की अवहेलना है। नतीजा, बेरहम डायर
अपनी पूरी आर्टिलरी, गोला बारूद, जितनी भी उसके पास फौज थी, लेकर जलियांवाला बाग पहुंच जाता है, पूरे पार्क को घेर लेता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं, कहा जाता है कि 10 मिनट के अंदर टायर ने उन निहत्थे असहाय बेकसूर लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलवाई और एक आंकड़े के अनुसार 10 मिनट में 1650 राउंड फायरिंग कर दी। आप समझ सकते हैं, लोगों को बचकर भागने का मौका ना मिला। 1650 राउंड फायरिंग चारों तरफ से पार्क में होने लगी। लोग जान बचाकर, जलियांवाला बाग में कुआं था, कुएं में कूदने लगे कि चलो कम से कम गोली नहीं लगेगी। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, कहां भाग कर जाएंगे, गोली चारों तरफ से चल रही है। कुएं में कूद रहे हैं, एक कूदा, दो कूदा, तीन कूदा, बेरहम डायर तब भी न थमा और कुएं में भी ताबड़तोड़ गोलियां चलवा दी। लाशें बिछा दी डायर ने जलियांवाला बाग में। लेकिन आप जानकर दंग रहेंगे, सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि उस पूरे जलियांवाला बाग हत्याकांड में मात्र 379 लोग मरे। 379 लोग मरे, 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए, लेकिन स्थानीय आंकड़े कहते हैं कि हजारों लोग मरे थे। जलियांवाला बाग की यह घटना बहुत ही शर्मनाक घटना थी, अंग्रेजों के द्वारा एक बहुत ही ज्यादा निंदनीय घटना थी। जलियांवाला बाग घटना के ही विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, नाइटहुड की उपाधि लौटाई। शंकर राम नागर ने वायसराय की कार्यकारिणी सभा से त्यागपत्र दे दिया और महात्मा गांधी ने भी अपनी केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने भी केसरी हिंद की उपाधि लौटाई, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की, और शंकर राम नागर जो कार्यकारिणी सभा में कार्य कर रहे थे वायसराय की, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी ने एक बड़ा स्टेटमेंट भी दिया। गांधी जी ने कहा कि ऐसी सरकार सम्मान की हकदार नहीं है जो अपने अधीन लोगों की स्वतंत्रता को बेहद सस्ती समझती है। क्या हम भारतीय लोगों की जान इतनी ही सस्ती है कि कोई भी अंग्रेज आए, पार्क में बैठे निहत्थे असहाय लोगों पर गोली चला के जान ले ले? हम ऐसी सरकार का सम्मान नहीं करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की इस घटना से ये मत समझना कि किसी का खून नहीं खौला था। खून उबाल मार रहा था सरदार उधम सिंह का, और इस पूरी घटना का बदला सरदार उधम सिंह ने 1940 में लिया। सरदार उधम सिंह ने, जिन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा, सरदार उधम सिंह, देखिएगा बात, नाम रख रहे हैं राम मोहम्मद सिंह आजाद। हिंदू, मुसलमान, सिख, हर कम्युनिटी को यूनाइट करने के लिए राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा। इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को 13 मार्च 1940 को गोली मार दी। लंदन जाकर गोली मारी, लंदन जाकर। 1940 में इन्हें फांसी दे दी गई। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप जानते नहीं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि क्या सरदार उधम सिंह को नहीं पता था कि मुझे फांसी दे दी जाएगी? बिल्कुल जानते थे, अच्छी तरह जानते थे, लेकिन सीने में आग थी, बदला लेने की इच्छा थी, भारतीय लोगों पर हुए अत्याचार का बदला लेना था। लेकिन एक बात आप सब जानेंगे, गोली चलवाई थी किसने? गोली चलवाई थी रेजिनाल्ड डायर ने, लेकिन इन्होंने गोली मारी किसको थी? इन्होंने गोली मारी माइकल ओ डायर को, क्योंकि इसी ने आदेश दिया था, माइकल ओ डायर ने ही आदेश दिया था। 1940 में सरदार उधम सिंह को फांसी दे दी गई थी और 1974 में इनकी अस्थियों को भारत लाया गया था। 1974 में इनकी अस्थियां हिंदुस्तान लाई गईं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया, और जब हंटर कमेटी के सामने डायर को पेश किया गया तो आप जानकर दंग रहेंगे, डायर को अपने द्वारा किए गए काम का कोई पश्चाताप नहीं था। डायर ने कहा कि मैं उस भीड़ को तितर बितर भी कर सकता था, लेकिन ये भीड़ मुझ पर फिर बाद में हंसती। मैंने एक मिसाल क्रिएट की। जब इससे कहा गया कि ऐसे लोग जिनके हाथ में गोली लगी, पैर में गोली लगी, उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो तब भी उसे अपने ऊपर किसी प्रकार का कोई पश्चाताप नहीं। वो कह रहा था कि ये काम मेरा काम नहीं था। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, लोग अपने घरों से अपनों को बचाने के लिए भागे थे, लेकिन कर्फ्यू लगा हुआ था, कोई अपनों को चाहकर भी नहीं बचा पाया। इतिहास में यह घटना बहुत ही निंदनीय थी, बहुत ही शर्मनाक थी। इस बात की पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ निंदा होनी ही थी। आज 13 अप्रैल 1919 का आज 13 अप्रैल का ही दिन है, और आज के दिन हम उन सारे के सारे अमर शहीदों को नमन करते हैं और उन समस्त क्रांतिकारियों का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उन समस्त क्रांतिकारियों को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण त्यागे हैं। हमारा पूरा हिंदुस्तान युगों युगों तक उन समस्त महानुभावों का ऋणी रहेगा। धन्यवाद।